हाँ तो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स एंड स्केलर्स के थ्योरी के एपिसोड नंबर 2 में हम लोग डेफिनेशन करेंगे अपने स्केलर्स का और वेक्टर्स का, जो फर्स्ट एपिसोड में समझे थे। तो क्या डेफिनेशन हो सकता है स्केलर्स का? तो स्केलर्स का डेफिनेशन होगा द फिजिकल quantities or which are represented the physical quantities which are represented by magnitude only called scalars. That means direction is not required for representation of a scalar quantity. तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, जैसे हम लोग समझ चुके हैं डिस्टेंस, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है 10 मीटर 20 मीटर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जिग जैग दिशा में एक मच्छर उड़ रहा है तो वो जो पाथ ट्रेवल कर रहा है, एक मक्खी उड़ रही है वो जो पाथ ट्रेवल कर रहा है। आप किसी बस से कहीं यात्रा कर रहे हैं मुड़ते हुए किसी पथ पे, रास्ते पे, तो वो आपका डिस्टेंस हुआ। और स्पीड और टाइम और मास और एरिया और वॉल्यूम और वर्क और एनर्जी और टाइम एंड अदर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब जो है, डेंसिटी, ये सब क्या हो गए? तो ये स्केलर्स हो गए। यानी इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताना होता है। लेकिन अगर वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या होगा? आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाई, which are shown by magnitude only called scalars। और इनका एग्जाम्पल क्या हो गया? डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, एरिया, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, पावर, है ना, डेंसिटी एंड अदर्स। तो अगर स्केलर का हम लोगों ने डेफिनेशन दिया, अब इसके बाद हम लोग किसका डेफिनेशन देंगे? वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स तो हम लोग समझे ही थे कि ये वेक्टर्स होते कौन से फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो दोज ऑल फिजिकल क्वांटिटीज which are represented by magnitude and direction as well as direction. The physical quantities which are represented by magnitude as well as direction and obey the law of vector addition. Obey the law of vector addition. Obey the laws of vector addition called vectors. तो वेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? तो मैग्नीट्यूड, चलो नल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन इसमें होना चाहिए, और डायरेक्शन के साथ साथ प्लस क्या होना चाहिए? ओबे ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करना चाहिए, तब ये जाकर बनेगा वेक्टर। ठीक है, पता नहीं बोर्ड में आया क्या नहीं। तो मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन, फिर ओबे ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये होना चाहिए, तो ये वेक्टर होगा। अरे क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाने से वेक्टर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ अगर वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है तो फिर वो वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल अब वेक्टर ऑफ लॉ ऑफ एडिशन हम लोग आगे समझेंगे कि वो क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में क्या होता है, तो उसके डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है, उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्शन में होता है, फोर्स के डायरेक्शन में होता है। और फिर जैसे मोमेंटम p, तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। जैसे इम्पल्स, ये हायर अमाउंट का फोर्स जब एक स्मॉल टाइम के लिए वर्क करता है तो इसको हम लोग इम्पल्स के नाम से जानते हैं। उसी तरह से टर्क, इफ टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट एन ऑब्जेक्ट, देन दैट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए टर्क। जब भी मैग्नीट्यूड में इक्वल टू फोर्स जो है, इक्वल टू फोर्स जो है, मैग्नीट्यूड में इक्वल टू फोर्स जो है वो क्या करते हैं, एक साथ किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस करता है उसको टर्क कहते हैं, यानी वो रोटेशन करने का जो है मोड आ जाता है। जैसे कि ये पुली जो होती है जिस पे पट्टी चढ़ी हुई होती है, तो एक पट्टी इसको इधर खींचना चाहती है, एक पट्टी इसको इधर खींचना चाहती है, तो इसमें घूर्णन गति होती है, रोटेशनल मोशन। तो टर्क रोटेशनल मोशन का कॉज हो गया। और जितने भी प्रकार की इंटेंसिटीज हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये होता है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होता है बताओ, तो ये जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो फोर्स का मतलब एवरी टाइप्स ऑफ फोर्स, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को छोड़ करके। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये वेक्टर्स हो गए। तो दोज ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर represented by magnitude as well as direction and obey the laws of vector addition called vectors। तो वेक्टर होने के लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ उसमें जो है वो क्या होना चाहिए, तो वो ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा और क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि क्या है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक्सेलरेशन का मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है जो फोर्स के डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, अगर 10 मीटर पर सेकेंड से एवरी पॉइंट पे वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड से इसको राउंड लगा रहा है, तो उसका जो है 10 मीटर पर सेकेंड क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। लेकिन यहाँ पर इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये, यहाँ पे डायरेक्शन ये और यहाँ पे डायरेक्शन ये, तो ये नॉर्थ और ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो इधर ईस्ट की ओर है 10 मीटर पर सेकेंड, इधर नॉर्थ की ओर है 10 मीटर पर सेकेंड, इधर वेस्ट की ओर है 10 मीटर पर सेकेंड और इधर साउथ की ओर है 10 मीटर पर सेकेंड। तो भले ही
इसके मोशन का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाने के कारण ये टोटल वेलोसिटी अलग अलग है। क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड से कोई गाड़ी जा रही है पूरब की ओर और एक गाड़ी जा रही है पश्चिम की ओर 10 मीटर पर सेकेंड से, तो दोनों एक जगह नहीं पहुंचेंगे, इसलिए दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट हुआ यहाँ पे। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड एट ए सर्कुलर पाथ, देन that means the object is accelerated. Since the magnitude of the object is not changing, magnitude of the speed of the object is not changing with time, but its direction is changing. So that means velocity of the object is changing at every point of path of the circular path. तो डायरेक्शन ऑफ द मोटिव ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ द मोटिव ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ पाथ। तो सर्कुलर पाथ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है उसका डायरेक्शन प्रत्येक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, भले उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा हो, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही पूरे राउंड पे घूम रही हो प्रत्येक पॉइंट पे, लेकिन उसका दिशा जो चेंज हो रहा है उसके कारण उसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन आ गया। क्योंकि डायरेक्शन चेंज तो वेलोसिटी चेंज। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड पश्चिम अलग वेलोसिटी हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड पूरब अलग वेलोसिटी हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ अलग वेलोसिटी हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड साउथ अलग वेलोसिटी हुआ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब है कि वेलोसिटी में अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों में से कोई चेंज हो जाए तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा, या दोनों चेंज हो जाए तब तो पक्का चेंज हो जाएगा। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है? उसमें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि उसमें डायरेक्शन है, तो क्या वो है? तो उसके लिए अब हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं इस पे कि यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि एक आगे एक फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दो प्रकार से इसको पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन से। तो ये क्या कहता है कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी ए इधर एक्टिंग कर रहा है और उससे थीटा डिग्री के एंगल पे एक वेक्टर क्वांटिटी बी काम कर रहा है, उनके बीच का थीटा एंगल है, यानी इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट एन ऑब्जेक्ट P in the direction of vector A and vector B which are inclined at an angle theta, then the resultant will be R। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज जैसे दो फोर्स काम कर रहे हैं A और B एक साथ किसी पॉइंट P पे, तो उनका रिजल्टेंट R इससे होगा। अब जैसे हम लोग बात करें कि एक पॉइंट P है और एक व्यक्ति इधर फोर्स लगा रहा है और एक इधर फोर्स लगा रहा है। इधर वाला भी लगा रहा है मान लो 5 न्यूटन, इधर वाला भी 5 न्यूटन। चलो इधर मान लेते हैं ऐसे। तो अगर 90 डिग्री पे 5 न्यूटन, मतलब ये फुटबॉल है, और एक इधर 5 न्यूटन F1 फोर्स लगाया और एक इधर लगाया कितना 5 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया? F2 फोर्स लगाया। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये इंक्लाइंड कितना पे है? एक लगा रहा है इधर की ओर यानी ईस्ट की ओर और एक लगा रहा है साउथ की ओर। तो ये फुटबॉल पे कितने का फोर्स आएगा? तो यहाँ पे F रख सकते हो R की जगह पर, और A की जगह पर F1, F इसके जगह पर F2, और यहाँ 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, तो इसे क्या निकालोगे? अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा निकालोगे तो 5 स्क्वायर और प्लस 2 5 cos 90, because the both forces F1 and F2 are inclined to each other at an angle 90 degree. So 25 plus 25 is equal to 50 plus
2 5 जा 10 5 जा 50 cos 90. Cos 90 means equal to 0. That means under root 50 which is equal to 5 root 2 and 5 into root 2 is equal to 1.414 and the quantity is equal to 7.0 something. So we may let 7. That means the resultant force will be 7 Newton. What is its meaning? Its meaning is if two forces of magnitude, equal magnitude 5 Newton are acting simultaneously at an object, then their resultant will be equal to 7 Newton. If they are acting to each other at a right angle, then their resultant will be 7 Newton. That means if two forces of 5 Newton are acting simultaneously at a right angle at a football, then the football will experience the force of magnitude 7 Newton. Now we consider about an example. If an electric current of magnitude 5 Newton is flowing towards north to south, if a current of magnitude 5 Newton is passing towards north to south in a wire, and now we bend the wire at a right angle. अब इस तार को हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री पे मोड़ देते हैं. तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसके हिसाब से होना चाहिए कि इधर जा रहा है 5 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 एम्पियर का करंट, तो फिर इधर एयर में चलना चाहिए 7 एम्पियर का करंट. लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, तार को कितना भी एंगल पे कुछ भी मोड़े, 5 एम्पियर जा रहा है तो 5 एम्पियर ही जाता रहेगा. यानी उसके डायरेक्शन को चेंज करने पर उसके मैग्नीट्यूड पर कोई डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है. तो कहने का मतलब है कि 5 एम्पियर मैग्नीट्यूड हो गया करंट का, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन हो गया करंट का, लेकिन मोड़ देने पर उसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आया, रिजल्टेंट कुछ नहीं बना एक अलग सा. तो जो एंगल पर निर्भर करता हो तो वो जो है वेक्टर नहीं है. तो इसलिए वेक्टर को अभी क्या डिफाइन किया गया था, द फिजिकल क्वांटिटी विच depends upon magnitude as well as direction and obey the law of vector addition. That means it is must required that the physical quantity has to obey the law of vector addition. It is must required to obey the law of vector addition. तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो 100% गारंटी नहीं कर सकते है कि नहीं वेक्टर ही होगा, ऐसा नहीं कर सकते. हाँ, अगर ये चेक करते हैं कि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है तो फिर आप दावा कर सकते हैं कि नहीं ये वेक्टर ही होगा, तो पक्का वेक्टर होगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ 5-5 न्यूटन के दो फोर्स एक फुटबॉल पर एक साथ काम कर रहे थे 90 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट हो रहा था 7 न्यूटन. ना 5 ना 5 10 ना 0, बल्कि क्या हो रहा था 7. उसी तरह से अब यहाँ 5 भी 90 डिग्री पे तार को मोड़े थे तो 7 एम्पियर चलना चाहिए, लेकिन नहीं चला, इसलिए ये नहीं है. इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. तो अब हम लोग थोड़ा सा कंसीडर करेंगे क्या कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी? देन द हेडिंग विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. A vector quantity is represented by arrow sign. एक वेक्टर क्वांटिटी को एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर कोई वेक्टर ए है तो ऐसे, और नहीं तो इसको थोड़ा सा भारी भरकम बना देंगे तो इसका मतलब ही होगा वेक्टर ए. तो ज़्यादा ये चलता है एरो साइन. तो ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन इन विच लेंथ ऑफ एरो shows magnitude. What? तो magnitude and head shows direction.
डायरेक्शन। तो ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय arrow sign in which length of arrow shows direction and head shows length of arrow shows magnitude, length of arrow shows magnitude and head shows direction. So the vector quantity is represented by arrow sign in which length of arrow shows magnitude and head shows direction. So if the length of arrow will larger, then that the vector is of higher magnitude, that means of heavy magnitude, and the direction of its head shows the direction of the vector. तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे दिया गया है ऐसे एक एरो, फिर दिया गया है ऐसे एक छोटा सा एरो, फिर एक उससे बड़ा सा एरो, फिर एक उससे बड़ा सा एरो, और यहाँ दिया गया है V1, V2, V3। ठीक है, तो इसका सेंस क्या है? दैट मीन्स द लेंथ ऑफ एरो इज इंक्रीजिंग at time t1, at t2, t3. That means the velocity length of arrow is increasing with time. That means velocity is increasing with time because the length of arrow shows magnitude, and the arrow of larger length shows the higher magnitude of velocity. That means the velocity of the object is increasing with time. तो ये V1, V2 और V3 ये क्या बता रहा है आपको कि टाइम T1 पे V1 छोटा तीर है यानी कम मैग्नीट्यूड, उससे बड़ा यानी उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड, उससे ज़्यादा यानी अगर इसको मान ले 1 सेंटीमीटर, इसको मान ले 2 सेंटीमीटर, इसको मान ले 3 सेंटीमीटर और मान ले 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका 20 मीटर पर सेकेंड, इसका 30 meter per second. That means velocity of the object is increasing with time. That means it is the accelerated motion. Accelerated motion है ये। तो ये इस तरह से ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको एक और छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि ये डायरेक्शन हो गया क्या, तो ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ और ये उसका अपोजिट साउथ, और ये राइट साइड में क्या तो ईस्ट और लेफ्ट साइड में क्या तो वेस्ट। मान लेते हैं कि एक लेंथ दिया है एरो का और दे दिया है L = 10 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर = 5 न्यूटन। ये क्वेश्चन है तो आपको इसका आंसर बताना है। तो simply it is given that 1 centimeter is equal to 5 Newton and the length of the arrow is 10 centimeter, then the arrow shows that the magnitude of 50 Newton, 10 5 जा 50 न्यूटन, यानी एरो बता रहा है कि 50 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो ईस्टवर्ड। क्या? ईस्टवर्ड। That means the answer will be a force of magnitude 50 Newton is acting in the direction of east. So it is a vector quantity because here the magnitude of the force is 50 Newton and its direction is east. Now we take the another example. Let it is given an arrow sign of length 1 centimeter and 1 centimeter represent the force of magnitude 5 Newton. Then what it means? It means a force of 5 Newton is acting in the direction of east. 5 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो यहां क्या मिला आपको?
यहाँ मिला कि इस एरो का लेंथ बड़ा था तो इसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन था, इसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा था। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो वेक्टर है और इसका लेंथ छोटा है, 1 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी छोटा है। चलो अब टाइम होने वाला है इसका। अगर ऐसे इसको दे दे L इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज 3 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री, इट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 cm 3 मीटर पर सेकेंड, 7 cm 21 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड in which direction at 30 degree to the x axis या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis। तो 21 मीटर पर सेकेंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन इज एट 30 डिग्री टू द x axis। x axis से 30 डिग्री पर, तो ये क्या हो गया बच्चों, तो ये भी वेलोसिटी हो गया। तो ऐसे कई तरह से हम लोग किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स।